हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। बुक्स हमें क्या सिखाती हैं या बुक्स हमें क्या देती है? मुझे लगता है कि जितने टाइम तक हम बुक पढ़ते हैं ना, हमारा जो माइंडसेट है ना, वो राइटर के माइंडसेट से थोड़ा मैच होता रहता है। और अब हो सकता है जो वो सीखता है या वो लिखता है 5-6 साल तक, हो सकता है हम लोग उसको धीरे धीरे करके हो 1 महीना या फिर 15-20 दिन, जितने दिन में भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं, उससे आपका माइंडसेट उसी तरीके से मैच होकर हो सकता है आपको हेल्प करता हो। इसी सीरीज़ में ना आज हमने सोचा कि बेसिकली हम किस तरीके की बुक लेके आए। जैसे लास्ट टाइम हमने बुक ऑफ विजडम लेके आए थे दलाई लामा की, उसी सीरीज़ में हमने आज एक और बुक चूज़ करी है जो जिसको पढ़ने के बाद, उनकी कन्वर्सेशन पढ़ने के बाद मेरे को बहुत हद तक लगा कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जब आप पढ़ें। यानी वैसे तो ये होता है कि जब आप फ़िलोसफी या फिर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा भाषण चल रहा है। लेकिन कभी कभी जब आप परेशान, दिक्कत या फिर इस तरीके से परेशानियों में घिरे रहते हैं तो मुझे लगता है वही कुछ लाइनें, वही कुछ चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। जब हमें लगता है कि हमें बहुत हद तक किसी दूसरे की ज़रूरत है तो मुझे लगता है बुक की वो लाइन आपको बहुत हेल्प करती है, जो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे सकता है। तो कन्वर्सेशन, ये बुक है एक कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है कि 2 धार्मिक गुरु, यानी एक तो दलाई लामा है जो बेसिकली जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानी, अड़चन फेस करी, अपना देश छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उनको धर्मशाला में एक जगह मिली जहाँ पे वो शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अपना देश छोड़ना कितना बड़ा दर्द है। जब हम बोलते हैं ना लाइफ इज़ दुखा, तो दुख है जो वो अपने देश में नहीं रह पा रहे हैं, अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं अपने देश में, इसके लिए उनको यहाँ रहना पड़ रहा है। स्टिल दे आर वेरी, यानी अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो उनके चेहरे की जो खुशी है ना, जो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नीरस सी हंसी दिखाते हैं, बड़ी मुश्किल से हंसी निकलती है, उनके चेहरे की हंसी ही कुछ अलग है। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहने के बाद उनकी खुशी या उनके हैप्पीनेस बिल्कुल अलग है। और ये कुछ इस बुक का थोड़ा एक यानी इनिशियल इंट्रोडक्शन भी है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले दूसरा जो कन्वर्सेशन का पार्ट है यहाँ पे, वो उनका नाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ आर्च बिशप डेसमंड टूटू। अब डेसमंड टूटू क्या है, ये बेसिकली इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत हद तक फेस किया, जो नस्ल भेद या कलर डिफरेंशिएशन, काले गोरे का भेद, और इन सब चीज़ों में बहुत हद तक इन्होंने बहुत अत्याचार सहे और बहुत सारी चीज़ें रहे। और लेटर ऑन उनको कैंसर भी हुआ। ये कुछ हद तक दिल से जुड़ी रहती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये उनका एक ऐसा डिफ़िकल्ट फेज़ है, लेकिन उनके चेहरे की जो खुशी है वो आप अलग ही देख सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट अलग से देख सकते हैं, उनके बात करने का नज़रिया अलग देख सकते हैं। आदमी इतने पेन, इतने दुख में भी अगर सोचिए इस तरीके से मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो कितना वर्किंग किया होगा अपने दिमाग पे, कितनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इन दोनों लोगों की एक कन्वर्सेशन है जो राइटर डगलस अब्राहम, उन्होंने एक बुक में पूरा इकट्ठा किया है। तो बुक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बुक का कवर, 2 फेस, और द बुक है द बुक ऑफ जॉय, लास्टिंग हैप्पीनेस इन चेंजिंग वर्ल्ड। यानी ज़िंदगी में क्या होता है ना, हैप्पीनेस, हम बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस चल रही है, खुशी चल रही है, लेकिन क्या खुशी ही फाइनल डेस्टिनेशन है? वो खुशी ही ज़रूरी है या फिर हमें जॉय की तरफ जाना चाहिए, मतलब आनंद की तरफ जाना चाहिए, जो बिल्कुल आप आनंदित रहें हर समय, हर पल की जो खुशी, आनंद। तो उसी को लेके ये कन्वर्सेशन है। इस बुक में आपको दोनों तरीके की कन्वर्सेशन मिलेंगी। उसमें आपको क्रिश्चियनिटी की डिबेट भी मिलेगी, उसमें बुद्धिज़्म की डिबेट भी मिलेगी, काउंटर भी मिलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में मिलेगा कि किस तरीके से उन लोगों ने इस बहुत सारे पेचीदा चीज़ों को समझने की कोशिश करी। और उसको राइटर का बड़ा अच्छा है कि उन्होंने उसको पिरो दिया एक बुक में, उस कन्वर्सेशन को, जो आपको हेल्प कर सकती है। तो देखिए, 2 धार्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ज्ञान तो होगा ही, लेकिन ज्ञान इस तरीके से बड़ा सिंपलर वे में एक्सप्लेन किया गया। और मैंने क्या कोशिश करी कि उसमें से कुछ 5 चीज़ें निकाल के लेके आएँ जो बेसिकली आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे, ताकि आप वो बुक पढ़ें तो थोड़ा सा एक रेफरेंस मिले और एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिले कि बुक में है क्या। तो पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ इसमें दिखाई गई है, जो टाइटल भी है, मतलब हैप्पीनेस एंड जॉय, खुशी और आनंद।
तो खुशी और आनंद मतलब मूवी वाली बात नहीं है, आनंद वाली मूवी नहीं है। खुशी का मतलब ये है कि जैसे अगर आप सोचें खुशी क्या है, दैट इज़ एक्सटर्नल फिनोमिनन। जब सपोज़ कीजिए आपने कोई गाड़ी ली और गाड़ी एक एक्सटर्नल फिनोमिनन है, आपने क्या किया, गाड़ी लेने के बाद उसको एंजॉय किया, आपने एक नया घर लिया, आपने एंजॉय किया, आप बाहर घूमने के लिए गए, आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो खुशी है वो परमानेंट नहीं है, दैट इज़ टेम्परेरी। हो सकता है उसी गाड़ी को लेके आप परेशान हो जाए जिसमें पहले दिन आप खुश थे, उसी घर में रह के आप उतने खुश ना रहें जैसे आप पहले दिन खुश थे। तो ये सब टेम्परेरी है। तो खुशी तो ठीक है, फिर आनंद क्या होगा? आनंद जो है दैट इज़ इंटरनल। यानी सपोज़ कीजिए अगर मैं ये बोलूँ, मैं अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी यानी अपने को गिल्टी फील नहीं करवाता, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जो मेरे को बिल्कुल भी दुखी महसूस करवा रहा है, या फिर मेरे को ऐसा लगे कि मैं फ्यूचर को लेके ओवर थिंक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में हूँ और प्रेजेंट मोमेंट में जो मैं कर रहा हूँ मुझे को बहुत खुशी मिल रही है एकदम। यानी जैसे सपोज़ कीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये लॉन्ग लास्टेड है। जब भी मैं इस वीडियो को देखूंगा और मैं अपने को बात करते हुए देखूंगा, मुझे हर समय एक खुशी का अनुभव रहेगा और ये लॉन्ग लास्टेड है, ये ख़त्म नहीं होगा। तो क्योंकि ये इंटरनल क्रिएशन है। ये इंटरनल क्रिएशन क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है किसी ना किसी के लिए कुछ हेल्पफुल है। हो सकता है मेरी बात करने से किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, मेरी बात नहीं सुन के हो सकता है इस बुक को पढ़ने के बाद उससे किसी आदमी को हेल्प मिल सकती है। तो जब हमें लगता है कि जब हम इंटरनल की बात करते हैं और लगे कि इंटरनल में आप किसी आदमी के लिए कुछ हेल्पफुल काम कर रहे हैं, तो जब प्रेजेंट मोमेंट की जो आपकी खुशी है, जो करंट मोमेंट की खुशी है, वही जो है, तो वो आप इंटरनली जैसे जैसे अपने पे काम करने लगेंगे तो वैसे ही आपको ये लगेगा कि हो सकता है आपने पास्ट की दिक्कतों और गिल्ट को बाहर निकाल के और फ्यूचर के जितने भी क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग एस्पेक्ट, वो सबको हटा के जब आप करंट मोमेंट में सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो तो वही जॉय है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, जेन्यून हो सकती है। जैसे लगता है ना आर्टिफिशियल स्माइल, तो वो बहुत जेन्यून लग सकती है। आपको ये लगेगा कि हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे आदमी को अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम करंट मोमेंट में क्या ऐसे कुछ स्टेप ले सकते हैं, ऐसे कुछ एफर्ट कर सकते हैं जो हमारी अंदर की खुशी को बढ़ा सकता है, इंटरनल मैकेनिज्म को बढ़ा सकता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का सबसे पहले कि हम किस तरीके से खुशी और जॉय को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें और ये सोचें कि हम जॉय की तरफ कैसे जाएं, यानी एक्सटर्नल डिज़ायर या मेटेरियलिस्टिक यानी डिज़ायर की तरफ ना जाके हम इंटरनल हैप्पीनेस पे कैसे जा सकते हैं और उस हैप्पीनेस को जॉय में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है, और ये कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हुई सबसे पहले इसी सब चीज़ को लेके, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। अब दूसरी चीज़ इसने बहुत अच्छी जो बेसिकली एक्सप्लेन करी वो है द मी सेंटर लूप। जब मैं केंद्रित रहता हूँ कि ना मैं स्वयं, और मैंने सब चीज़ें उसके अगल बगल गढ़ दी हैं। मैंने सोच लिया है मैं जो सेंटर हूँ और मेरे अगल बगल जो चीज़ें हैं वो मेरे से ही है, मेरी वजह से है। मेरी वजह से मेरे बच्चे मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी वजह से मेरे फादर मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी वजह से मेरी जॉब चल रही है, मेरी वजह से पूरी कंपनी चल रही है, मेरी वजह से मेरी फैमिली चल रही है, मेरी वजह से ये। जब वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं और जब हम लोग सेल्फ सेंट्रिक होकर हर चीज़ को सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम एक दायरा बना लेते हैं। वो दायरा क्या होता है? वो दायरा हर समय उसी काउंटर चेक पे होता है। यानी जैसे सपोज़ कीजिए किसी ने आपसे बात करी और कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जो हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, तो हिट क्या हुआ? दैट इज़ मी। किसी ने आपको बोला कि आपने शर्ट बड़ी बेकार पहना, कि हो सकता है आपको वो शर्ट बहुत अच्छी लग रही हो, हिट क्या हुआ? मी। अगर किसी ने बोला यार आपकी गाड़ी तो बड़ी छोटी है, हिट क्या हुआ? मी। तो जब हम मी में रहते हैं तो हम लोग हर समय क्या है ना, मी के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। और आपका जो दिमाग है, बिकॉज वो सेंट्रलाइज है, और दलाई लामा का भी एक आर्गूमेंट और साइंटिफिकली उस पर यानी डिबेट होती है कि जैसे जैसे आप मी सेंट्रलाइज पे होते रहते हैं वैसे ही आपका दिमाग जो है सिंक होने लगता है। क्योंकि सिंक होने का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में बंधे हुए हैं। आप जब एक पैटर्न में बन जाते हैं ना, आप उससे बाहर नहीं सोच रहे हैं। तो हमें मी सेंटर से हटा के अगर हम उसको थोड़ा सा वाइज इंटरेस्ट की तरफ लेके जाएं, वाइज सेल्फिशनेस की तरफ लेके जाएं, तो उसमें क्या होगा कि हम लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो जो मी सेंटर है
जब वो हटेगा और हम सोचेंगे कि हमें दूसरे की हेल्प करके क्या फ़ायदा मिल सकता है, हम दूसरे के लिए काम करके क्या फ़ायदा कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न को थोड़ा सा एक इस तरीके से चैलेंज मिलेगा कि आप उस तरीके से सोचें। वरना तो आप सेल्फ ग्रास्पिंग के हिसाब से सेल्फ सेंटरिंग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो आपका दिमाग वहीं तक है और वहीं पे वो हिट कर रहा है और बहुत सारे मेंटल एफिलिक्शन आपको घेर के रहेंगे, चाहे वो एंगर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या फिर बहुत हद तक आपके डिफरेंट यानी जो फिज़िकल अपीयरेंस से रहकर आपको लगता है कि हाँ, इनसे मेरे को यानी मैं देखने में काला लग रहा हूँ, मैं देखने में गोरा लग रहा हूँ, तो मैं स्मार्ट हूँ, मैं फिज़िकली फ़िट हूँ, मैं अनफिट हूँ, या मैं हेल्थी हूँ, मैं अनहेल्थी हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट इज़ मी सेंट्रिक फिनोमिनन। अगर आप उसको हटाने के बाद हम थोड़ा सा भी कंपैशन अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, करुणा लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में और हम लोगों के लिए काम करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प अवर माइंड सेट। वो थोड़ा आपके दिमाग को ग्रो करने का मौका देगा। तो ये तो रहा पहली चीज़। अब दूसरा क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं, यानी एक तीसरा एक जो पॉइंट हमने सोचा यहाँ पे, जो हम आपको बताएं इस बुक के माध्यम से, और ये बेसिकली जो फिनोमिनन है ये लेके आए हैं बेसिकली आपके आर्च बिशप डेसमंड टूटू। उनका मानना ये है कि सपोज़ कीजिए जब हम लोग ने पर्सपेक्टिव की बात, पावर ऑफ पर्सपेक्टिव कैसे मैटर करता है, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई परेशानी आती, दिक्कत आती ना, तो आपके दो तरीके के फिनोमिनन होते हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से डिपेंड होते हैं। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, सपोज़ कीजिए अगर आप बहुत हद तक मी सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे तो हर समय आप विक्टिम फील करेंगे अपने आप को, कि आप बहुत विक्टिम हैं, क्योंकि आप एक एंगल देख रहे हैं। जब आप देखते हैं कि आप ही विक्टिम हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं, सेंसिटिवनेस जुड़ जाती है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, वाई मी, ये सब चीज़ें मिल जाते हैं और आप क्या होता है ना, एक विक्टिम सिचुएशन में आ जाते हैं। जब सपोज़ कीजिए कोई बड़ी डिजीज़ हो गई तो अगेन यू आर अ विक्टिम, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये विक्टिम वाला जो बेसिकली माइंड ब्लॉक है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ना चिढ़ होने लगेगी, एक अपने से ना चिढ़ होने लगेगी। जैसे सपोज़ कीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जैम ने तो आपने नहीं किया, दैट इज़ एक्सटर्नल फिनोमिनन, जो आपकी एक्सटर्नल, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन आप उससे परेशान हो रहे हैं कि जाम में फंसे हुए हैं और जाना है, ऑफिस जाना है, ये सब चीज़ें। और वहीं पे आप प्रेजेंट मोमेंट में कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा कुछ चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब आप विक्टिम सिचुएशन में रहते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये सब चीज़ें महसूस होती हैं कि सारी चीज़ें मेरे लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें प्रोस्पेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करके दोनों साइड देखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये, 2 पॉइंट और हैं। तो चौथा जो पॉइंट है वो बहुत मेरे को अच्छा लगा, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग, यानी दुख का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ये मेरे साथ भी रहा। जब 2021 में सबसे पहली चीज़ मुझे लगा कि 1 साल तक जो एक्सेप्टेंस नहीं होना ना, जब आप परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता रहता है। हर समय आप ये सोचते रहते हैं मेरे को ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हैं। हर समय आदमी उसमें फंसा रहता है। तो मुझे लगता है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, वो जो दायरा है, वो जो नज़रिया है, वो खुलता नहीं है और आप बाहर की तरफ नहीं निकलते हैं। बाहर की तरफ निकलने का मतलब भी जो हर जगह बेसिकली रहता है, जो आपका जो बेसिकली ईगो है ना, जो हर्ट हो रहा है, बार बार हर्ट हो रहा है, उसमें क्या होता है कि आपको ये चीज़ लगती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, आपके जो रास्ते या फिर आपका दायरा या आपकी समझ जैसे एक्सपैंड होती है, तो आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं है। अगर आप छोटी सी चीज़ सोचें कि हाँ मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को ये क्या कहते हैं डायबिटीज़ है, तो किसी आदमी को हो सकता है आज की डेट में कैंसर भी हो सकता है ही इज़ फाइटिंग फॉर कैंसर, या फिर और किसी डिजीज़ से, हार्ट ट्रबल से, या किसी का कोई प्यारा आदमी नहीं रहा साथ में, उसकी एक डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दर्द है अगर आप सोचें। तो मुझे ये लगता है कि आपका दर्द की एक्सेप्टेंस आपको एक नज़रिया देता है ताकि आप दूसरे के दर्द को समझ सकें। तो अगर आपने वो एक्सेप्टेंस क्रिएट करी अपने अंदर, तो आपका एक कंपैशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक करुणा वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं।
और ये एक माइंड ब्लॉक है जो धीरे धीरे जैसे आप छोड़ेंगे तो आप डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह बन के निकलेंगे। लेकिन इसी के साथ में 5वां पॉइंट आ गया जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये तो सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन 2 चीज़ और है। एक तो है ह्यूमर। ह्यूमर क्या है कि अगर आप यानी आप देखें ना, इन दोनों लोगों को बार-बार बात करते हुए देखेंगे तो वो बार-बार हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जोक बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है जो ह्यूमर है ज़िंदगी में वो हर समय ना आपको ना रिवाइंड करता है। जैसे सपोज़ कीजिए एक पैटर्न बन रहा है, एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है जिसमें आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक इस तरीके का पैटर्न हो रहा है जिसमें आप ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को, एक इस तरीके का पैटर्न बन रहा है जिसमें यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ सैडनेस, दुखी फील कर रहे हैं लेकिन रीज़न कुछ नहीं है। दैट इज़ ओनली अ पैटर्न। आप सुबह निकले कि मेरा दिन खराब है आज, दैट इज़ ओनली अ पैटर्न। आपने ये सोच लिया मेरे रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, ये पैटर्न, आपने उस पर काम नहीं किया कभी। तो मुझे लगता है एक छोटा सा ह्यूमर, एक छोटा सा जोक, एक छोटा सा मजाक, जैसे एक फ़नी रील भी लोग बनाते हैं, आप एक फ़नी रील भी बना सकते हो थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि ह्यूमर है जो आपको देखने के बाद थोड़ा सा आपका माइंड ब्लॉक क्रॉस चेक करे, चैलेंज करे, उसको तोड़े। तो ह्यूमर की बहुत ज़रूरत है, यानी बीच बीच में आपको थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, जोक, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्या होता है ना, जो पैटर्न है ना उसमें तोड़ने के काम आता है। तो ह्यूमर विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। उसके अलावा जो हम बोल सकते हैं दैट इज़ फॉरगिवनेस। यानी बहुत सारी जो चीज़ें ना हमें लगता है जो स्टकअप करके रखे ना कि इससे बदला लेना है, उससे बदला लेना है, मुझे लगता है किसी से बदला लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एनी हाउ एवरीबडी इज़ सेम। हर आदमी किसी ना किसी ज़िंदगी में, किसी ना किसी की ज़िंदगी में या तो अच्छा है या ख़राब है, और हर आदमी ये सेम फेज़ में है। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छा और किसी की ज़िंदगी में बहुत ख़राब। लेकिन इस पैटर्न को लेके अगर आप किसी आदमी को लेके इतना ज़्यादा जेलस करते रहेंगे, इतना गुस्से में रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें उसके साथ, तो हो सकता है उसकी कोई परिस्थिति रही हो जिसकी वजह से उसने ये सब चीज़ें बोली। तो आप वो तो बोल के भूल गया, आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे लेके आ रहे हैं, घर से लेके जा रहे हैं, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। उससे बेटर है यू नीड टू फॉरगिव इट। छोड़िए, उसमें ज़्यादा अननेसेसरी उस आदमी को कैरी करके आप कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो ये तो रहे 5 मूल मंत्र जो मुझे लगा कि इसमें से निकलेगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बुक है। वो बोलते हैं ना कि अध्यात्म या फिर फिलोसफी की बुक मोटी होती है, सही में उस तरीके से लास्ट वाली बुक की तरह नहीं है, बुक ऑफ विजडम की तरह। तो अच्छी बुक है, आपको टाइम लगेगा, धीरे पढ़ने की कोशिश करें तो हो सकता है एक एक चैप्टर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि हाँ इस बुक की चीज़ें कैसे जा रही हैं, और थोड़ा अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें उतार सकते हैं। तो मुझे यही लगा कि जब हम लोग सोचते हैं ना कोई बुक के बारे में, और इस तरीके की बुक जहाँ पे आप ये जानें कि हाँ जो कहने वाला है वो उस तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, उन तरीके की दिक्कतों को फेस करके आ रहा है। आप सोचिए कि एक आध्यात्मिक गुरु है, साथ में कैंसर पेशेंट, और उसके बाद उन सब चीज़ों से निकलने के बाद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको अपनी जद्दोजहद में मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेके आना चाहिए। तो कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी दिक्कत में अगर आप हैं तो मुझे लगता है आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो रिकमेंड रहेगा कि आप ये बुक पढ़ें और कोशिश करें बहुत हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। थैंक यू।